हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू समृद्धि एजुकेशन प्लेटफॉर्म। समृद्धि एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सबों का पुनः स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में डीपीएसपी का अगला पार्ट लेकर मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूं। पिछले वीडियो में मैंने राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी के बारे में बताया था। मैंने आपसे चर्चा किया था कि डीपीएसपी से रिलेटेड सारी महत्वपूर्ण बातें जो एग्जामिनेशन की दृष्टिकोण से हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए, उन सभी विषय वस्तु पर हमने चर्चा किया था। डीपीएसपी का यह वीडियो मैं शुरू करूं, उससे पहले मैं चाहूँगा कि एक बार पिछली कक्षा में जो हम लोगों ने पढ़ा था उसका रिवीजन करें। तो आइए, डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है। डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और आयरलैंड इसे स्पेन के संविधान से ग्रहण किया था। डीपीएसपी की जो प्रकृति है वो गैर न्यायोचित है, अर्थात डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में हम न्यायालय नहीं जा सकते हैं। जिस तरह से मूल अधिकार का अगर कोई हनन कर रहा हो तो आप न्यायालय जा सकते हैं, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी के संदर्भ में आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। यही कारण है कि यह गैर परिवर्तनीय है, गैर न्यायोचित है। अगर नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य की बात करें, डीपीएसपी के उद्देश्य की बात करें, तो इसका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना है, अर्थात सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। तो ये खासा महत्वपूर्ण बातें था जो नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित था। अगर नीति निर्देशक तत्वों को वर्गीकृत करने पर विचार करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा गया है। एक है समाजवादी सिद्धांत, एक है गांधीवादी सिद्धांत और एक है उदारवादी सिद्धांत, उदार बौद्धिक सिद्धांत। समाजवादी सिद्धांत लोक कल्याणकारी राज्य के स्थापना का मार्ग प्रशस्त करता है और सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है, न्याय की बात करता है, समरूपता की बात करता है। वहीं गांधीवादी सिद्धांत की अगर बात करें तो गांधी के जो उद्देश्य थे, गांधी के जो विचार थे, उससे ये प्रेरित है और यही कारण है कि उन सिद्धांतों को गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है। उदार बौद्धिक सिद्धांत मतलब उदार प्रवृत्ति के वैसे आर्टिकल्स, वैसे सिद्धांत जिसकी प्रवृत्ति उदार हो, उसे उदार बौद्धिक सिद्धांत माना जाता है। तो नीति निर्देशक तत्वों को मुख्य रूप से 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। मैंने आपको यह भी बताया था कि किस वर्ग में कौन कौन से आर्टिकल्स को रखा गया है, और मैंने आर्टिकल्स के बारे में भी चर्चा किया था कि 36 से लेके 51 तक, 36 से 51 तक कौन कौन सी बातें किस आर्टिकल में कही गई है। और जो नीति निर्देशक तत्वों का जो वर्गीकरण किया गया है उसमें जो आर्टिकल्स है उसको आप वहाँ से मैच करके आराम से उस विषय वस्तु को समझ सकते हैं। इसके बाद नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में 4 संशोधन किया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 जिसमें 4 तत्व जोड़े गए। 44वां संविधान संशोधन 1978 जिसमें एक तत्व आर्टिकल 38 को जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 जिसमें आर्टिकल 45 की विषय वस्तु को बदला गया
और आपको पता है कि पहले आर्टिकल 45 में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई थी, लेकिन आर्टिकल 45 की विषय वस्तु को बदलकर, अर्थात आर्टिकल 45 में जो वस्तु था, जो विषय था, उसे 21 का के तहत मूल अधिकार बना दिया गया, फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया, और नीति निर्देशक तत्वों में उस जगह पे 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की बात की गई। फिर आपका है 97वां अमेंडमेंट, संविधान संशोधन 2011। इसमें सहकारी समिति से जुड़ी बातें आर्टिकल 43B का वर्णन मिलता है। आप स्वैच्छिक रूप से सहकारी समिति का गठन कर सकते हैं, उसका संचालन कर सकते हैं, उसका प्रशासन कर सकते हैं, उसका नियंत्रण कर सकते हैं। तो ये 4 संशोधन था जो नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित था। उसके बाद मैंने महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को देखा कि किस आर्टिकल में कौन सी बातें कही गई है। तो इस तरीके से आप जब पिछली वीडियो में जाएंगे और पिछली वीडियो की बातों को आप देखेंगे तो आपको तमाम बातें समझ में आ जाएगी। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित विचार। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में किस विद्वान ने, किन विद्वानों का, अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत रहा। कभी कभी कोई मत दे दिया जाता है और आपसे पूछ लिया जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में यह मत निम्न में से किन विद्वान का था, किस विद्वान का था। तो यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट विषय बन जाता है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद आज हम लोग देखेंगे कि मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, फंडामेंटल राइट्स और DPSP, ये दोनों के बीच क्या डिफरेंसेस है, दोनों के बीच अंतर क्या है। तो आइए आज मैं एक कक्षा की शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों का मत। KT शाह एक विद्वान थे, KT शाह। उन्होंने कहा, इसे अतिरेक कर्मकांडी बताया। मतलब नीति निर्देशक तत्वों को अतिरेक कर्मकांडी बताया। KT शाह जो थे उन्होंने कहा कि जो नीति निर्देशक तत्व है वो अतिरेक कर्मकांडी हैं। दूसरी, इसकी तुलना एक चेक जो बैंक में है उसका भुगतान बैंक संसाधनों की अनुमति पर ही संभव है से की। KT शाह ने नीति निर्देशक तत्व के बारे में कहा कि नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक में है और बैंक में संसाधन होने पर ही उसका भुगतान संभव है। अगर बैंक में संसाधन नहीं रहेगा तो उस चेक का भुगतान नहीं हो सकता है। ऐसी तुलना नीति निर्देशक तत्व से KT शाह ने किया। KT शाह ने 2 बातें बताई। एक, नीति निर्देशक तत्व को अतिरेक कर्मकांडी बताया और नीति निर्देशक तत्वों की तुलना एक ऐसे चेक से की जो बैंक में तो है लेकिन बैंक के संसाधन पर निर्भर करता है कि उसका भुगतान हो या नहीं। मतलब ये है कि नीति निर्देशक तत्वों में वे सारी बातें कही गई है जो संसाधन होने पर ही लागू की जा सकती है। उसके लिए बाध्य सरकार नहीं है, उसके लिए राज्य बाध्य नहीं है। अगर राज्य के पास वैसे संसाधन होगा तभी वह नीति निर्देशक तत्व में लिखी गई, बताई गई बातों को करेगा, और अगर संसाधन नहीं होगा तो वो करने के लिए बाध्य नहीं है। अगले एक विद्वान है नसीरुद्दीन। नसीरुद्दीन साहब ने कहा कि ये सिद्धांत 9 वर्ष प्रस्तावों की तरह है जो जनवरी को टूट जाते हैं। आपको पता होगा कि जब नया साल आने को होता है तो बहुत उत्साह के साथ लोग नए साल की तैयारी करते हैं और काफ़ी तैयारियां चलती है, लेकिन जनवरी जैसा ही 1 जनवरी आता है वो सारा प्रस्ताव वो ख़त्म हो जाता है, वो उत्साह खत्म हो जाता है। तो नसीरुद्दीन साहब ने
नीति निर्देशक तत्व की तुलना वैसे प्रस्ताव जो हम लोग नए साल के लिए मनाते हैं, करते हैं, उससे उसकी तुलना की। फिर अगले हैं टी कृष्णमचारी। टी कृष्णमचारी ने इन्हें भावनाओं का एक अस्थायी कूड़ाघर कहा। टी कृष्णमचारी जो थे वो कहते हैं कि नीति निर्देशक तत्व है भावनाओं का एक अस्थायी कूड़ाघर है। मतलब नीति निर्देशक तत्व में वे सारी भावनाएं समाहित है, उस पर अमल हो या ना हो, लेकिन भावनाएं हैं। जैसे कूड़ेदान में अगर कोई वस्तु रखा गया है तो उसके वस्तु तो रखी हुई है लेकिन उसका लोग इस्तेमाल नहीं करता है। तो टी कृष्णमचारी ने उसकी तुलना इस संदर्भ में नीति निर्देशक तत्व से संदर्भ में ये बातें कही। फिर अगले हैं विद्वान केसी वेयर। केसी वेयर कहते हैं कि लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा तथा इसे धार्मिक उद्देश्य बताया। इन्होंने नीति निर्देशक तत्व को लक्ष्य तथा आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा। वो कहते हैं कि नीति निर्देशक तत्व इच्छा का घोषणा पत्र है। मतलब हमें ये चाहिए, मेरी इच्छा ये है। अब वो पूरी होगी या नहीं होगी वो बात की बात है। फिर अगले हैं सर आइवर जेनिंग्स। सर आइवर जेनिंग्स ने नीति निर्देशक तत्व को कर्मकांडी आकांक्षा बताया। फिर एक ग्रेनविल ऑस्टिन, जी ऑस्टिन। ग्रेनविल ऑस्टिन कहते हैं कि नीति निर्देशक तत्व और अधिकार संविधान की आत्मा है। आपसे सवाल सीधा सीधी ये पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से किस विद्वान ने नीति निर्देशक तत्व और अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा, तो आपका जवाब होगा ग्रेनविल ऑस्टिन। आइए मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में आज हम अंतर देखते हैं कि आखिर फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में क्या क्या डिफरेंसेस है और उससे रिलेटेड किस किस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो पहला, एक तरफ हमने कॉलम बनाया मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स का और एक तरफ कॉलम है निर्देशक तत्व डीपीएसपी। तो देखिए मूल अधिकार क्या है, नकारात्मक है। नकारात्मक इसलिए है क्योंकि राज्य को कुछ मसलों पर कार्य करने से प्रतिबंधित किया जाता है। मूल अधिकार को नकारात्मक कहा गया इसलिए कि इस पर राज्य को कुछ मसलों पर कार्य करने से रोका जाता है। मतलब फंडामेंटल राइट्स में राज्य को बताया जाता है कि आप एक काम नहीं कर सकते हैं, आप किसी के अधिकार का हनन नहीं कर सकते हैं। मतलब ये काम को करने से रोकता है। फंडामेंटल राइट्स राज्य को काम करने से रोकता है। यही कारण है कि इसकी जो प्रकृति है वो नकारात्मक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक है। सकारात्मक क्यों है? क्योंकि राज्य को कुछ मसलों पर इसकी आवश्यकता होती है। तो आप ध्यान रखेंगे, आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि मूल अधिकार नकारात्मक प्रकृति के हैं क्यों, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक प्रकृति के हैं क्यों। तो मूल अधिकार नकारात्मक प्रकृति के हैं इसलिए क्योंकि राज्य को कुछ मसलों पर कार्य करने से प्रतिबंधित किया जाता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक हैं इसलिए क्योंकि राज्य को कुछ मसलों पर नीति निर्देशक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। तो ये बातें क्लियर हो गया। तीसरी, मूल अधिकार न्यायोचित है। मतलब मूल अधिकार के संदर्भ में आप न्यायालय जा सकते हैं, लेकिन निर्देशक तत्व डीपीएसपी गैर न्यायोचित है। मतलब डीपीएसपी के संदर्भ में आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। आगे, मूल अधिकार का उद्देश्य देश में लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना है। मतलब मूल अधिकार का उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। वहीं अगर नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। ध्यान रखिएगा, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करने का उद्देश्य मूल अधिकार का है
और सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करने का उद्देश्य राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी का है। एक कानूनी रूप से मान्य है, मूल अधिकार जो है उसको कानूनी मान्यता प्राप्त है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व को नैतिक व राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। आपसे पूछा जा सकता है निम्न में से कानूनी मान्यता प्राप्त कौन है, तो मूल अधिकार है, और किसे नैतिक व राजनीतिक मान्यता प्राप्त है, तो नीति निर्देशक तत्व। ये व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं, इस प्रकार ये व्यक्तिक हैं। फंडामेंटल राइट्स जो है वो व्यक्तिगत कल्याण से संबंध रखता है, व्यक्तिगत कल्याण से संबंधित है। मतलब फंडामेंटल राइट्स किसी व्यक्ति के कल्याण की बात करता है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व जो है वो सामूहिक कल्याण के, समुदाय के कल्याण की बात करता है। यही कारण है कि फंडामेंटल राइट्स व्यक्तिक है, जबकि नीति निर्देशक तत्व समाजवादी है। चूँकि नीति निर्देशक तत्व पूरे समुदाय के कल्याण की बात करता है। मूल अधिकार को लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं है, स्वतः लागू है। फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंटेशन में लाने के लिए कोई कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है, यह ऑटोमेटिक लागू हो जाता है। लेकिन नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता है, वह स्वतः लागू नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। न्यायालय मूल अधिकार के हनन की विधि को गैर संवैधानिक एवं अवैध घोषित कर सकता है। जो न्यायालय है इसको समझिएगा। जैसे मान लीजिए कोई वैसा विधि बना, वैसा कानून बना जिससे मूल अधिकार का हनन हो रहा हो, कोई ऐसा कानून बना, कोई ऐसा विधि बना जिससे मूल अधिकार का हनन हो रहा हो, वैसी स्थिति में न्यायालय उस कानून को या उस विधि को असंवैधानिक घोषित और अवैध घोषित कर सकता है। ये न्यायालय को शक्ति मिली हुई है कि अगर मूल अधिकार को हनन करने वाली कोई कानून बनता है या कोई विधि बनता है, तो न्यायालय उस कानून विधि को असंवैधानिक और अवैध घोषित कर सकता है। लेकिन नीति निर्देशक तत्व के हनन करने वाला कोई विधि बने या कोई कानून बने, तो उस स्थिति में न्यायालय को उसे असंवैधानिक या अवैध घोषित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। मतलब न्यायालय उस विधि या कानून को असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकता है। तो ये आपके फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी से संबंधित डिफरेंसेस था, अंतर था जो आपने देखा। अब अगले वीडियो में मैं आपके पास अगली क्लासेस लेकर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।